जे नॉलेज। तो हम कर रहे थे आपकी 10th क्लास का 13 चैप्टर साइंस का, विच इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कर लिया है एक्सेप्ट वन। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो अच्छे से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन वर्ड, पहले तो आपको इंड्यूस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। इंड्यूस वर्ड कहीं पे भी आप देखो तो इंड्यूस का मतलब होता है, नॉर्मल शब्दों में समझाती हूँ, जैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं, अगर आप बुरे फ्रेंड्स के साथ रह रहे हो तो आप उनके साथ रहते रहते आप में भी क्या हो जाती है, कुछ बुराइयां आ जाती हैं। तो आप में वो बुराइयां क्या हुई? इंड्यूस हुई, है ना। मीन्स किसी में अगर पहले से बुराई, तो आप में वो बुराई इंड्यूस हो गई है, कोई भी ऐसी चीज जो आप किसी से सीखते हो। वैसे ही साइंस में इंड्यूस वर्ड का मतलब होता है कि किसी ऐसी चीज में जिसमें वो चीज नहीं है, एक कंडक्टर है, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसमें कोई नई प्रॉपर्टी लेके आना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस। समझते हैं कैसे इंड्यूस का मतलब? पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखो। अब एक चीज है, हमने क्या पढ़ रखा है? हमने पढ़ रखा है कि जब किसी वायर में से हम करंट पास करते हैं तो उसमें जनरेट हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो अब किसी बंदे ने दिमाग लगाया कि अगर करंट पास करने से मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, फिर तो ऐसा भी होना चाहिए कि हम मैग्नेटिक फील्ड किसी के पास, किसी कंडक्टर के पास लेके जाए और उसमें अपने आप से ही करंट बन जाए। हो सकता है ना उल्टा, कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट क्यों नहीं बन सकता? तो वो किया, किसने किया? माइकल फेराडे नाम के एक व्यक्ति ने किया। कब किया? 1831 में। सो उन्होंने कौन सी डिस्कवरी की? ही डिस्कवर्ड हाउ मूविंग मैग्नेट्स कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, कि कैसे हम मूविंग मैग्नेट्स को यूज कर सकते हैं, किस लिए? करंट को जनरेट करने के लिए। अब आपकी बुक में माइकल फेराडे के बारे में एक बॉक्स दिया है, मैंने पढ़ा, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बताती हूँ। क्योंकि जो माइकल फेराडे थे ना, अब तो हम कहते हैं कि वो एक साइंटिस्ट है, लेकिन उस टाइम पे वो एक बुक बाइंडिंग की शॉप पे काम करते थे। उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, बस उन्हें सिर्फ बुक्स पढ़ना आता था। तो बुक्स बाइंडिंग की शॉप पे काम करते करते वो अलग अलग तरीके की बुक्स पढ़ते रहते थे। तो उस जमाने में एक रॉयल इंस्टीट्यूट के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है, वैसे तो काफी लंबा सा नाम है लेकिन शॉर्ट में हम उन्हें डेवी बुलाते हैं। तो डेवी की कुछ बुक्स उन्हें इंटरेस्टिंग लगी, साइंस की बुक्स थी, तो उन्होंने इंटरेस्ट लेके उनको पढ़ना स्टार्ट किया। वो उन बुक्स को पढ़ते उन्हें जो इम्पोर्टेंट लगता उसके वो नोट्स बना लेते थे। तो ऐसे ही उनकी साइंस में रुचि पैदा हुई। उसके बाद वो डेवी के असिस्टेंट, एज असिस्टेंट उनके वहां काम करने लगे, उनकी लैबोरेटरी में काम करने लगे। और उनके साथ काम करते करते उन्होंने बहुत सारी नई डिस्कवरीज की, है ना। कौन सी डिस्कवरी? एक तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी, और दूसरी डिस्कवरी उन्होंने की थी इलेक्ट्रोलिसिस की, जो वो भी साइंस में बहुत यूज होती है। अब देखो, कोई व्यक्ति जो पढ़ा लिखा भी नहीं था लेकिन सिर्फ पढ़ने में रुचि होने की वजह से उसने कितना कुछ किया हमारे लिए। और इस प्रिंसिपल से आपको पता है क्या चीज बनी है? जनरेटर। सोचो, क्या जनरेटर को आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है? नहीं ना, फिर भी हमें जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो वो यही प्रिंसिपल काम करता है वहां पे, ठीक। तो अब देखते हैं कैसे क्या होता है। ये देखो, ये है मैग्नेट, एक कॉइल है। कॉइल मीन्स कॉपर वायर, कंडक्टर है। अब ये क्या लगा है यहाँ पे? ये लगा है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट को मेजर करता है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि करंट को मेजर करने वाले डिवाइस का नाम होता है एमीटर, लेकिन गैल्वेनोमीटर भी होता है एक, ठीक। तो गैल्वेनोमीटर भी किस लिए यूज होता है? करंट को मेजर करने के लिए। इन दोनों में फर्क होता है कि एक तो बहुत सेंसिटिव होता है कि छोटे से करंट को भी मेजर कर लेता है, और एक बड़ी करंट को मेजर करता है, ठीक। बाकी दोनों ही करंट को मेजर करने में यूज होते हैं। तो गैल्वेनोमीटर लगा है, तो यहाँ पे क्या एक्टिविटी की जाती है जिसके थ्रू ये पता लगाया गया, इसको प्रूफ किया गया। तो इस कॉइल के राउंड एक मैग्नेट को लेके आए हम, और मैग्नेट को इसके आसपास ले जाके आगे पीछे किया, तो पता चला कि यहाँ पे कुछ करंट प्रोड्यूस हो रहा है। कोई बैटरी नहीं है, कोई सेल से कनेक्टेड नहीं है वायर, फिर भी ये गैल्वेनोमीटर की सुई ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट कर रही है। तो ये कब करेगी? जब यहाँ पे कोई करंट होगा तभी डिफ्लेक्ट करेगी। सो मूविंग मैग्नेट इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस
मूविंग मैग्नेट ने यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या इंड्यूस हुआ, करंट। इंड्यूस वर्ड समझ में आया ना, कि यहाँ पे पहले करंट नहीं था लेकिन मैग्नेट्स की वजह से इनमें करंट आ गया, इट मींस वो इंड्यूस हो गया, राइट। अब ये तो था नॉर्थ पोल, अब नॉर्थ पोल है इस साइड कॉइल के पास, तो सुई यहाँ कर रही है डिफ्लेक्ट इस साइड। लेकिन अगर हम इसको चेंज कर दें, यहाँ पे साउथ पोल ले आए, तो सुई इसकी डिफ्लेक्ट करेगी अपोजिट साइड। इट मीन्स कि करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है मैग्नेट्स की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। सो क्लियर, इससे प्रूफ होता है कि ये हम मैग्नेट्स को या फिर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो कॉइल के पास हम मैग्नेट लेके आए हैं, अगर हम किसी कॉइल के पास ऐसे कोई कॉइल जिसमें कोई बैटरी नहीं लगी है और एक और कॉइल लेके आए जिसमें करंट पास हो रहा है, और हमें पता है जिस कॉइल में करंट पास होता है, जिस तार में, जिस वायर में करंट होता है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो वो भी एक मैग्नेट का काम करती है, तो वो भी इसमें करंट इंड्यूस कर सकती है। वो कंसेप्ट भी हम यहाँ पे देखते हैं। इतना आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड एक्टिविटी है। इसमें क्या किया है, दो कॉइल्स है, ये देखो, एक ये वाली कॉइल है, कॉइल मींस वायर, कॉपर की वायर, और एक ये कॉपर की वायर लपेटी हुई है। अब इसने एक को तो कनेक्ट किया गया है किसके साथ, बैटरी के साथ, यहाँ पे की लगी होगी स्विच, तो दूसरी के साथ कोई भी सेल या कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, बस उसमें एक गैल्वेनोमीटर रखा गया है। क्या चेक करने के लिए, ये चेक करने के लिए कि क्या इसमें कोई नया करंट इंड्यूस हो रहा है, बन रहा है या नहीं। तो इसमें हमें पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव क्या जाता है, करंट जाता है। तो जब इसको करंट पास किया गया है इस कॉइल में से, तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और इसी मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, इस करंट की डायरेक्शन को चेंज करके। तो जब करंट की डायरेक्शन या फिर करंट के अमाउंट, करंट को कम या ज्यादा करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे हमने क्या पाया कि ये गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसकी सुई ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट कर रही है। इसका मतलब इस कंडक्टर की वजह से इस वाली कॉइल में क्या इंड्यूस हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है। सो करंट इज इंड्यूस इन कॉइल 2 in this coil when current in coil 1 is changed। जब हम इस कॉइल में करंट को चेंज करते हैं तो उसमें करंट क्या होता है, इंड्यूस होता है। तो इसी से बनती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन होगी, सो द प्रोसेस बाय विच a changing magnetic field in a conductor, a changing magnetic field in a conductor induce a current in another conductor। इसका जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उससे इस कंडक्टर में जब करंट इंड्यूस होगा, इसी फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। क्लियर। तो अब ये करंट यहाँ पे इंड्यूस तो हो रहा है, हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे कोई करंट बन रहा है, लेकिन उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी वो हम कैसे देखेंगे। उसे देखने के लिए भी हमारे पास एक वैसा ही रूल है जैसे हमने पहले की है, वो भी देखते हैं। इतना क्लियर हुआ पहले, यस। नेक्स्ट देखो, अगर आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन पूछी जाए तो कैसे लिखोगे। वैसे तो आपको अभी तक याद हो जानी चाहिए। सिंपल ही है, द प्रोसेस बाय विच अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर इंड्यूस अ करंट इन द अनदर कंडक्टर। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक कंडक्टर में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, मींस करंट को चेंज करेंगे, तो उससे करंट इंड्यूस होगा एक दूसरे कंडक्टर में। उसी फिनोमेनन को, प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इंड्यूस करंट, हमने उसमें गैल्वेनोमीटर लगाया था जिसमें रीडिंग शो हो रही थी, तो उसमें क्या देखा गया कि इंड्यूस करंट सबसे ज्यादा कब होता है, जब वो कॉइल जो होती है जिसमें इंड्यूस करना होता है वो कहाँ होती है, राइट एंगल, मींस 90 डिग्री के एंगल पे होती है मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है तो कॉइल को हमें कहाँ रखना है, उसके राइट एंगल। ये मैग्नेटिक फील्ड है तो कॉइल यहाँ रखनी है, ठीक। तब क्या होगा, इंड्यूस करंट मैक्सिमम होगा। अब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन अगर चेक करनी हो तो उसके लिए भी है हमारे पास एक रूल। To find the direction of induced current, we can use a rule जिसका नाम है Fleming's right hand rule। तो हम Fleming's right hand rule पढ़ेंगे अभी। पहले हमने जो पढ़ा था वो क्या था, Fleming's
लेफ्ट हैंड रूल था, लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट आपका बचा है क्या, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, इसे किस लिए यूज करना है हमें, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। सो इसके लिए हमें क्या करना है, पढ़ो यहाँ पे, स्ट्रेच द थंब, पहले अपना थंब स्ट्रेच करो, देन फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर राइट हैंड। थंब, दोबारा करते हैं, थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर राइट हैंड सच दैट, कैसे, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि वो तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। इसमें भी बन रहा है, इसमें भी, तीनों में बन रहा है ना। सो आपके जो फोर फिंगर है मीन सामने वाली, ये क्या इंडिकेट करेगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब इंडिकेट करेगा, क्या इंडिकेट करेगा, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ कंडक्टर। और आपकी मिडिल फिंगर क्या इंडिकेट करेगी यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, किस साइड में कंडक्टर मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किस साइड में है, और ये आपकी क्या शो कर रही है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कौन सी है। तो ये क्या है आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और यही आपका चैप्टर होता है फिनिश। आगे इलेक्ट्रिक जनरेटर का कॉन्सेप्ट है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, यही तक है आपके सिलेबस में अभी तक के लिए। तो इतना अच्छे से पढ़िएगा, आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको सच्ची में समझ आ रही है तो प्लीज प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच।